Today we will discuss the fourth part of your modern history, in which we will discuss about the British settlements in India. पहले 3 पार्ट्स में हमने जो डिस्कशन की थी दैट वाज अबाउट द सेटलमेंट्स ऑफ योर ब्रिटिश, पोर्चुगीज़, डच एंड फ्रेंच इन इंडिया, जो इन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया था जिस पे बाकी इन्होंने आगे एक्सपेंशन जो थी वो स्टार्ट की थी. तो आज हम डिटेल में ब्रिटिश सेटलमेंट्स इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए, ब्रिटिश सेटलमेंट्स इंडिया में जानने से पहले हमें एक टेन्योर जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ योर 1600 टू 1740 AD. अब इस टेन्योर की जब हम बात करें तो देखिए, बड़े ध्यान से मैप देखिएगा. इस मैप में हमने कुछ एरिया पिंक मार्क किया है. ये पिंक मार्क वो एरिया है जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेटलमेंट्स थी. अब देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द कंपनी दैट वाज सेंट टू डू ट्रेड इन द इंडिया. इनको कोई भी लेना देना नहीं था एक्सपेंशन से या किसी और स्टेट को हराने से. इनका सिर्फ लेना देना यहाँ पे क्या था, ट्रेड करने का. तो ये जो मैप है दैट इज़ प्योरली रिलेटेड टू द एरियाज जहाँ पे ब्रिटिश ने अपना ट्रेड जो था उसको इस्टेब्लिश किया था. अब देखिए, जो ब्रिटिश है उनका वेंचर आपका 1600 के अराउंड जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था, एंड देयर इनिशियल कैपिटल फॉर ट्रेड, जो इनको पैसा था इनके पास, दैट वाज मच लेस देन देयर काउंटर पार्ट्स, जो बाकी यहाँ पे आपके पास डच, पोर्चुगीज़ और फ्रेंच की फॉर्म में यहाँ पे कंट्रीज रहती थी, उनसे काफ़ी हद तक कम था. एंड देयर मेन फोकस वॉज द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस. अब देखिए, सबसे ज़्यादा जितनी भी आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो ज़्यादा फोकस्ड आपके पास ईस्ट इंडीज़ की तरफ थी, जिसका मतलब आपकी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ थी, जहाँ से आपके पास मैक्सिमम स्पाइसेस और रबर और इन सब की फॉर्म में सबसे ज़्यादा जो था रॉ मटेरियल वो इकट्ठा किया जा सकता था. इंडिया जो था दैट वाज काइंड ऑफ अ सेकेंड ऑप्शन फॉर एवरी कंट्री, एंड इट वाज सेम विद द केस ऑफ योर ब्रिटिश इनिशियली, जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ. बट हुआ क्या कि जो डच थे उन्होंने ब्रिटिश को कम्प्लीटली इंडोनेशिया से बाहर निकाल दिया. अब जब साउथ ईस्ट एशिया से ब्रिटिश बाहर हो गया तो दे वर हैविंग नो अदर ऑप्शन देन टू सेटल इन इंडिया. तो इसके कारण से ये इंडिया में इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बाद में आपके पास जाके क्या हो गई, इंक्रीज हुई. अब देखिए, जो ट्रेड ब्रिटिश का करने का फंडा था दैट वाज द ट्रेड इन बल्क एंड इन कम्पिटिटिव नेचर. बट जो डच थे उनका जो ट्रेड था दैट वाज मोनोपोलिस्टिक. मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या है कि जितने भी आपके आसपास के ट्रेड हैं उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दीजिए और अपना ट्रेड मोनोपोली जो था उसको सबसे हाई कर दीजिए. ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिश थे, कम्पिटिटिव ट्रेड का मतलब कि एवरीवन शुड गेट अ फेयर चांस, और जो अच्छा कर सकता है वो आपके पास जो कंपनी है वो सबसे ऊपर था. तो जो ब्रिटिश था, देयर फंडा फॉर ट्रेड वाज दिस, जो इन्होंने फॉलो किया फ्रॉम 1600 टू 1740. एंड मद्रास एंड गुजरात वर द मेजर एरियाज फॉर दिस सप्लाई ऑफ ट्रेड. अब देखिए, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट को बड़े ध्यान से दिमाग में याद रखिएगा. अब मद्रास और जो गुजरात है, अब देखिए कोस्ट की बात है. अब देखो, मद्रास की अगर मैं बात करूंगा तो इट इज़ ऑन ईस्ट कोस्ट एंड गुजरात इज ऑन द वेस्ट कोस्ट, और दोनों एरियाज एक्टेड एज ए गोडाउन. जो सामान साउथ ईस्ट एशिया से लाएंगे वो यहाँ पे रखेंगे, फिर आगे यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको सेंड करेंगे और वहाँ पे जाके उसको सेल आउट करेंगे. अब देखिए, यहाँ पे जो मैप है दिया गया, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा. इसको आप इवन डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप जो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी देगा ट्रेड रूट्स के बारे में, ब्रिटिश एरियाज़ के बारे में, और उनकी जो फैक्ट्रीज थी या अदर यूरोपियन सेटलमेंट्स थी उन सब के बारे में. तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको आप इवन चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. और नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश के ओपियम ट्रेड की. अब देखिए, जो ओपियम ट्रेड था इसने इनको एंट्री दी चाइना में, एंड इट लेटर बिकेम द ट्रेड दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टी ट्रेड बिटवीन एंग्लो चाइनीज पीपल. और ओपियम के बदले ये वहाँ से टी लाते थे जिसको ये अपनी यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल आउट करते थे. ऑल्दो बाद में ओपियम बिकेम द रीज़न, और ओपियम वॉर्स बिकेम द रीज़न जिसकी वजह से ब्रिटिश जो थे उन्होंने चाइना के ऊपर अटैक किया और चाइना को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया. वो हम लेटर सेक्शंस में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, अब ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी जो थी वो बहुत इजीली इंडिया में इस्टेब्लिश हो गई. देखिए, इनिशियली देखिए मैं आपको डिवीजन देता हूँ. 1600 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1640s तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू डू ट्रेड. बट जब देखा गया, वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जनरेट करके ला रही है, तो वहाँ पे कोर्टिन एसोसिएशन के नाम से एक एसोसिएशन फॉर्म हो गया जिन्होंने बीच में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया ट्रेड में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी. अब वो आपके पास इंटरफेरेंस चलती रही
अप्रॉक्सीमेटली 1680s तक। अब उसको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए आपके पास डिसाइड किया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कोर्टिन एसोसिएशन जो थी वो इकट्ठी कंबाइन हो गई इन 1708 और 1709 एंड दे फॉर्म्ड यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ये आप ध्यान से देख सकते हैं, इट वाज साइंड, और जिसने आपके पास इनको एक तरह से यहाँ पे रहने का ट्रेड करने के लिए यहाँ पे क्या दी, परमिशन दी थी। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं आपके पास, अब देखिए ये जो आपके पास फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज़ का, इन्होंने ही बाद में इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया था और बाद में इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय किया था इन 1757, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब ऐसा नहीं था कि जब ये कंपनीज ज्वाइन हो गई या जो भी ये ट्रेड इन्होंने ज्वाइन कर लिया उसके बाद ब्रिटिशर्स के लिए रोड जो था वो काफ़ी इजी था। अब ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मुगल्स के में भी मैं बात करूँ तो औरंगजेब हु वाज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल रूलर्स ऑफ योर मुगल एम्पायर, और उन्होंने काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स को सप्रेस करके रखा था। अब देखो हुआ क्या, इनके यहाँ पे एक गवर्नर आए जिनका नाम था सर जोसिया चाइल्ड। अब द चाइल्ड आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुगल जो शिप्स हैं उनके साथ पंगा ले लिया, जो सूरत से ट्रेड करके यहाँ से जा रही थी उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। अब वो जो अटैक था वो जॉन चाइल्ड ने नहीं करवाया था, वो अटैक करवाया था इंटरलोपर्स ने। अब इंटरलोपर्स वर काइंड ऑफ पायरेट्स, वो पायरेट्स थे जो ब्रिटिश ओरिजिन के ही थे, बट वो आपके पास यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश थी उसके काम में इंटरफेयर करते थे। बट अब मुगल्स हैं, उनके लिए तो अंग्रेज एक जैसे रहेंगे, तो उनके लिए चाहे कोई इंटरलोपर है चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो जो औरंगजेब था, ही टुक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट जॉन चाइल्ड और ही वाज डिसबैंडेड और ही वाज आस्क्ड टू लीव कंट्री। उनको इंडिया से निकलने का ऐलान कर दिया गया और एक तरह से जो वेस्ट कोस्ट था वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट्स थी यूरोपियंस की वो एक तरह से थोड़ी सी हैम्पर हो गई, स्पेशली ब्रिटिशर्स की। उसी टाइम क्या हुआ, इसी टाइम पे आपके पास देयर केम अ पर्सन हुज नेम वाज जॉब चरनॉक। वो इंडिया में आया और उन्होंने अब ईस्ट साइड देखना स्टार्ट किया एंड ही कंबाइंड द 3 cities टू फॉर्म अ न्यू सिटी बाय द नेम ऑफ कैलकटा, जो आज के टाइम पे कोलकाता के नाम से जानी जाती है। और ये कैलकटा लेटर बिकेम देयर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ से ही मेजर जो ट्रेड था या जो रिवोल्ट था या जो रेवोल्यूशन था, अटैक था, हर कुछ कहाँ से चला, आपका कैलकटा से चला। तो जो जॉब चरनॉक थे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब ये जोसिया चाइल्ड और जॉब चरनॉक को याद रखिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस। अब देखिए मुगल्स जो थे वो लगातार आपका इंटरफेयर कर ही रहे थे ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश को भी कुछ ना कुछ जवाब देना था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, अपना पूरा जो सिस्टम था उसको एक जगह नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दे फॉर्म 3 प्रेसिडेंसीज, दैट इज बाय द नेम ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड योर मद्रास। 3 प्रेसिडेंसीज बन गई और दीज हैड देयर इंडिपेंडेंट पावर्स अप टिल 1773, और हर अपने अपने एरिया में कम्प्लीटली हर एरिया को कंट्रोल कर सकते थे और अपने डिसीजंस जो थे वो इंडिपेंडेंटली ले सकते थे। इन द मीनवाइल जो मुगल्स थे दे बिकेम कंसंट्रेटेड विद इन देयर फाइट्स विद योर मराठास, और उनका ब्रिटिश पर से कंसंट्रेशन जो था वो धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो गया, हटने लग पड़ा। और जो मराठास थे उनके साथ इनकी लड़ाई जो थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई और इवेंचुअली जो औरंगजेब था ही कंसंट्रेटेड होल ऑफ हिज पावर और इसी टुवर्ड्स मराठास, तो इसी का एडवांटेज ब्रिटिश ने लिया एंड दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर किंगडम इन इंडिया। अब देखिए इसी टाइम पे क्या हुआ, आपके पास जो ब्रिटिश थे उनका एम्पायर जो था वो इंडिया में इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया, जिसको हम इस मैप पे बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब जब मैं इस मैप की बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले अकबर के बारे में बात करते हैं। तो अकबर ने जितना भी ऑरेंज एरिया है सारा अकबर ने मुगल्स को बना के दिया था। इसके नीचे औरंगज़ेब ने जितना भी नीचे का लाइट ग्रीन सा एरिया आपके पास है ये सारा एक्वायर किया था औरंगज़ेब ने। तो ये मुग़ल एम्पायर जो था वो मदुरई से लेके ऊपर काबुल तक और इस साइड आपका अहमदाबाद से लेके बंगाल तक एक्सपैंडेड था। इसके बाहर का जितना एरिया था जिनको पॉइंट्स के साथ दिखाया गया है वहाँ पे आपकी यूरोपियन सेटलमेंट्स थी और जिनमें मैक्सिमम सेटलमेंट्स आपकी जिसकी थी वो थी ब्रिटिश एम्पायर। तो इसमें आपको बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं एंड इट कैन बी ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो इसमें आपको ध्यान से देखिएगा और काफ़ी चीज़ें आपको इसमें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका जो ब्रिटिश था वो यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बैटल ऑफ प्लासी से आगे आपका स्टार्ट करेंगे और वहाँ से ब्रिटिश ने किस तरह से इंडिया में एम्पायर को एक्सपैंड किया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारी एचएएस प्री की टेस्ट सीरीज़ और एचएएस अलाइड मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो है वो चल रही है। इसको अगर कोई सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स के ऊपर कॉल करके उसको सब्सक्राइब किया जा सकता है। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर एग्ज़ाम एंड
and moreover our magazine Himachal 30 days is coming very soon in the market. It will be of great importance और आपको काफ़ी helpful रह सकती है आपके एग्ज़ाम्स क्लियर करने में. Thanks and you can join us on our Facebook page और जहाँ पे आपको updates on Knowledge Nugget मिल सकती हैं, and you can even watch these videos from our Facebook page. Thank you and have a nice day.